हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोर सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम एनालिसिस एग्ज़ाम रिव्यू देखने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इसके पेपर में, किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। बात हम कर रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन देवलाली की, जो कि नासिक के अंदर है। एयरफोर्स ग्रुप सी का पेपर यहाँ पे चल रहा है। पहला दिन एमटीएस था, दूसरे दिन स्टोर कीपर एंड द थर्ड डे इज स्टोर सुपरिटेंडेंट। आगे एचकेएस, मैसेज स्टाफ, कुक सबके एग्ज़ाम होने बाकी हैं। तो स्टोर सुपरिटेंडेंट के अंदर बहुत लोग ने पेपर दिया, काफ़ी लोग कैंडिडेट्स, बहुत ही भीड़ थी। वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी बट भीड़ फिर भी काफ़ी ज़्यादा थी। उन्हीं में से एक कैंडिडेट जिनने पेपर दिया है, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किस तरह से उन्हें सेंटर पे पहुंचने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ एंड एग्ज़ाम कब से हुआ, एग्ज़ाम कितने देर का हुआ, सब कुछ उन्होंने शेयर किया। तो वो हम वीडियो में देखने वाले हैं आगे उनके एडमिट कार्ड के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जिनका भी पेपर होना बाकी है स्टोर सुपरिटेंडेंट का, वो तो वीडियो को ज़रूर देखें, उनको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं। दूसरी बात, वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि एमटीएस के दिन भी पूछा गया था और स्टोर सुपरिटेंडेंट के पेपर में भी पूछा गया है। काफ़ी लोग से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो मैं यहाँ आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको सॉल्व कर पाते हो, आप सॉल्व करते हो, तो आप फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता देना, ठीक है। 28 अक्टूबर का आपका ये पेपर था। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पहली बार हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में जिनका स्टोर सुपरिटेंडेंट का पेपर होना बाकी है, वो एयरफोर्स ग्रुप सी का प्लेलिस्ट पेज मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। उसमें काफ़ी वीडियो हैं जो कि बहुत यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव हैं। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। कहीं 10 नवंबर को है, कहीं 12 को है, कहीं 1 को है, कहीं 3 को है। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में एक और बात, जिनका एग्ज़ाम, जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होना है, उनको मेरे चैनल से मुझे कांटेक्ट करने का लिंक मिलेगा। तो जिनका भी पेपर हो जाता है, वो अगर चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आप मेरे साथ शेयर करो और मैं यहाँ पे अपलोड करूँ ताकि बाकियों को हेल्प हो, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठा के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैंने एक ग्रुप का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी बता सकते हो, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे हुआ, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, तो मैंने इनका नेम सेव करके रखा, कैंडिडेट देवलाली से। एंड इन्होंने खुद खुद में पहले मैसेज किया, ब्रो आज पेपर था मेरा, सुपरिटेंडेंट सेकंड शिफ्ट में था इनका पेपर, एनालिसिस भेज सकता हूँ क्या। देवलाली नासिक सेंटर था इनका। तो मैंने इनसे कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं भेज सकते हो। तो उसके बाद इन्होंने शेयर किया, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। 10:30 बजे ये सेंटर पे पहुँच चुके थे, 11 बजे आपको अंदर भेज देंगे ऐसा उनको बोला। फिर वहाँ एक जगह होगी पार्किंग करके, वहाँ उन्होंने उनको रोका गया। 4-5 आर्मी वाले थे वहाँ पे जो कि चेकिंग कर रहे थे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमको एक टेंट में ले गए, उधर इंस्ट्रक्शन दिए गए। फिर सामने 25 काउंटर थे, हमसे बोला गया कि सामने 25 काउंटर में जाके अपना एडमिट कार्ड वेरीफाइड कराओ। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे, मैंने जो एडमिट कार्ड डाले हैं उसमें एक वेरीफाइड का स्टैम्प है, वेरीफाइड करके स्टैम्प है। जब तक आपके एडमिट कार्ड पे वो वेरीफाइड वाला स्टैम्प नहीं होगा ना, तो आपको एयरफोर्स स्टेशन का जो मेन गेट होता है, जहाँ एग्ज़ाम के लिए एंट्री होती है, एग्ज़ाम देने के लिए जो मेन एंट्रेंस होगा उनका, जहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होगा, वहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अगर आपका ये वेरीफाइड स्टैम्प आपके एडमिट कार्ड पे नहीं होगा। तो इनका भी वही है, एडमिट कार्ड वेरीफाइड करो। उसके बाद हमको कुछ खाना होगा या कुछ लेना होगा स्टेशनरी से, तो वो बोला गया। तो वहाँ पे बगल में स्टॉल होंगी, वहाँ से आप उतने देर तक कर सकते हो। 12:30 बजे क्यू बनाने को कहा चेकिंग को हमारी, फिर मेन एंट्री में एंट्री हो गई। 12:30 तक आपको रिपोर्टिंग टाइम सेकंड शिफ्ट का आपका 11:30 से 12:30 है। तो 12:30 तक में आपको एक लाइन बनानी है। लाइन बनाते समय फिर वही सिक्योरिटी चेक होती है, फिर वहाँ से आपको अंदर भेज देते हैं। एयरफोर्स में बस हमको मेन गेट से सेंटर तक ले गए, लगभग 15 मिनट का सफ़र था। मतलब अंदर बस का अरेंजमेंट होता है आपका हॉल वाइज का, अगर हॉल डिवाइड किया हुआ है ए बी एंड सी, और बस पे आपको हॉल वाइज लिखे हुई हैं, बस ए, बस बी एंड बस सी। आपको उसी नंबर के बस पे बैठना है जिसमें आपको एडमिट कार्ड में मेंशन है।
फिर वो 10 से 15 मिनट तक का वो सफ़र होता है वहाँ से। एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट हुई थी इनकी, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो 2 बजे एग्ज़ाम शुरू हुआ, एग्जैक्ट 2 घंटे का होता है पेपर। तो 2 से लेके 4 बजे तक का पेपर हुआ और 4:30 तक ये वापस बाहर आ चुके थे, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा इनका एडमिट कार्ड, ठीक है। इसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हो 25 ED एयरफोर्स स्टेशन देवलाली, एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट। इनका जो नाम है ये है मेघश्याम चौधरी। इन्होंने मुझसे कहा था आप मेरा नाम बता सकते हो, बाकी एनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मना किया। तो आपको वो जानने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस इतना देखो कि कैंडिडेट सही है, उन्होंने पेपर दिया है, उन्होंने सही एनालिसिस और सही रिव्यू हमारे साथ शेयर किया है, बस आप इतना। एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हो 28 अक्टूबर 2021 थर्सडे। शिफ्ट आपका सेकंड, जैसा कि कहा, 11:30 से 12:30 रिपोर्टिंग टाइम। देवलाली के अंदर 28/10/2021 को, ठीक है। वेरीफाइड वाला जो है वो नीचे आप देख सकते हो। बिना इस स्टैंप के आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। 25 काउंटर जैसा कि इन्होंने बताया, उसमें से काउंटर नंबर 19 को इनको 19 पे जो होंगे उन्होंने इनको वेरीफाइड किया, उसके बाद इन्होंने लाइन में लगा होगा और उसके बाद ये अंदर जा पाए होंगे। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, किस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन थे आपके कुछ, इन्होंने ऐसा खुद में नोट करके भेजा है, तो आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने सब कुछ बताया है। टोटल पेज आपके जो क्वेश्चन पेपर के थे वो 18 थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2 घंटे का टाइम था। 5 सेक्शन थे। सेक्शन 1 रीजनिंग 15 क्वेश्चन, सेक्शन 2 जनरल अवेयरनेस या जीके कह सकते हो 15 क्वेश्चन, सेक्शन 3 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स 10 क्वेश्चन, सेक्शन 4 जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, सेक्शन 5 जो आपका मेन आता है वो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। सबसे पहले इन्होंने एक क्वेश्चन शेयर किया, ऑड मैन आउट। ये आपका रीजनिंग से है। पोलर बियर, पेंगुइन, सील, टाइगर, इनमें से कौन ऑड है? टाइगर। पैरट, बैट, स्पैरो, क्रो, बैट। इसके जैसा और 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। इन दोनों के ही जैसे 3 और क्वेश्चन थे। टोटल 5 क्वेश्चन हो गए ऑड मैन आउट पे। फिर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, ZLX JVHTF करके इसको पूरा करना था। इसमें जो आपका सीरीज बनेगा वो Z ये करके बनेगा और नीचे से ये एक एक गैप है दोनों के बीच में। तो T के बाद एक गैप छोड़ के अगर आप देखोगे तो R आएगा, F के बाद अगर एक गैप छोड़ के देखोगे तो इधर से D आएगा। तो करेक्ट आंसर इज द D। ओके, नेक्स्ट वन, DCXWFEVUHGTS, इस तरह का एक सीरीज था जिसका आंसर मे बी JIRQ। A man said to lady, mother, husband, sister, my auntie, then lady related with mom। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से। एक आदमी ने अगर एक लेडी को कहा कि तुम्हारी माँ का पति मेरी बहन की चाची लगती है ऐसे, तो उससे उसका क्या रिश्ता होगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था आपका, फेसिंग टू नॉर्थ एंड टर्न लेफ्ट और राइट, ऐसा था प्रश्न, और स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट की डायरेक्शन बताओ, ठीक है। ऐसा था आपको कि एक आदमी अगर यहाँ से स्टार्ट करके कुछ इस तरह चलता है, फिर साउथ मुड़ता है, फिर नॉर्थ मुड़ता है, और वापस फिर वो था कि स्टार्टिंग डायरेक्शन, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने शुरू किया था और जहाँ पे उसने एंड किया, तो जहाँ पे उसने एंड किया तो वहाँ से वो किस डायरेक्शन में खड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट वन इज, ए मैन ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक 4 किलोमीटर पर आवर, अ होल जर्नी कंप्लीट इन 5:48, तो कितना किलोमीटर होगा, ऐसा था, ठीक है। एक आदमी था, एक क्वेश्चन था कि वो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है एंड 4 आवर पर किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, एंड समथिंग मिसिंग इन दैट क्वेश्चन, दैट आई थिंक देयर इज अ गिवन टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम, मे बी इट्स 100 किलोमीटर, ठीक है। आई थिंक दैट something time is given or not, there is not assurance, but अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। 25 किलोमीटर के हिसाब से वो अपने घर से ऑफिस की ओर जाता है और 4 किलोमीटर के हिसाब से पर घंटे के हिसाब से वो वापस आता है। कंप्लीट
करने में उस जर्नी को आप उसको 5 आवर 48 मिनट्स लगते हैं, तो कितना किलोमीटर होगा ऐसा जो ऑप्शन था। और ऑप्शंस यहाँ आपको दे रखे हैं इसने 20 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 30 और 52। तो ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे। एवरेज ऑफ वुमेन एंड डॉटर 15 एंड 32 ईयर्स, अनुपात है 11:5, तो डॉटर्स का एज। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे भी बिना इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये यूं ही बन जाएगा। देखो एवरेज दिया हुआ है मदर और डॉटर की एज का, जो कि आपको 32 है, उसका रेशियो है आपके पास 11:5। तो आप एक बार एवरेज कैसे निकालते हैं, जो आपका दो चीज़ है उसको प्लस करके बाई 2 करते हो आप, तो एवरेज तो आपके पास ऑलरेडी 32 है, अनुपात क्या है 11:5। तो दो तरीके हैं इसको बनाने के। पहला मैं आपको बता दूं, अगर आप दोनों के ही एज को x मान लेते हो, ठीक है, तो मदर का आपको 11 दे रखा है, डॉटर का आपको 5 दे रखा है, तो इसको आप अगर 11x मानते हो, इसको 5x, 11x प्लस 5x करोगे तो क्या आ जाएगा 16x, और 16x एवरेज कितना दिया हुआ है 32, तो 16x इज इक्वल टू 32, सो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ 11x आपने लिया था, यहाँ 5x लिया है, तो 11x x की जगह 2 रख दोगे तो यहाँ से मदर की एज 22 आ जाती है और डॉटर की एज 10 आ जाती है। बट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन क्या है 20, 24, 30 एंड 52। आई थिंक इन्होंने एक ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ 30, 52 नहीं 44 होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना था, तो यहाँ तो आपको डॉटर की एज 10 आ गई, आप सोचोगे कि क्वेश्चन ही गलत है, तो नहीं, आपको जब भी ऐसा आंसर आए ना तो आप उसका मल्टीपल चेक करो, ठीक है। 10 का मल्टीपल मतलब 10×2, 10×3, 10×4, ठीक है। तो जो सबसे नज़दीक वाला होगा वो आपका इस बेसिस पे आंसर हो जाता है। नहीं तो एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो, आप सिंपली एक्स वैक्स भी मत मानो, ठीक है, आप बस ये मानो इसको आप टोटल ऐड कर लो, ये क्या हो गया 16, ठीक, 11 + 5 हो गया 16, और ये जो आपका एवरेज दिया हुआ है 32, तो इसको आप आधा कर दो, ठीक है। इसको अगर एवरेज कैलकुलेट करोगे, 2 को आपने प्लस किया तो 16/2 क्या हो गया आपका 8 हो गया। अब एवरेज इज इक्वल टू एवरेज करो, जैसे शायद आप नहीं समझ पा रहे होगे, देखो मैंने क्या कहा 11:5 आपको रेशियो दिया हुआ है, तो जब भी आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो 11 + 5 करोगे और बाई 2 करोगे तो ये 16/2 8 आ जाएगा, ठीक। तो 8 आपका एवरेज इधर से आ गया, एक एवरेज आपको दे रखा है 32, तो 8 के बराबर अगर 32 है तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 के बराबर आपको 4 हो जाएगा। अगर आप सोच पा रहे हो 8 के बराबर 32 तो 1 के बराबर 4, तभी तो 8 4 जा 32 होगा, तो 1 के बराबर आपको 4 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 को सीधे 11 से मल्टीप्लाई कर देना है और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 11 4 जा 44, मदर की एज 44 आ गई और डॉटर की एज 20 आ गई, जो कि आपके ऑप्शन में है 20 इस क्वेश्चन का आंसर था। तो जिन्होंने भी इसको सॉल्व किया हो वो अपना देख लें, उनका सही है और गलत है, ठीक है। फिर आगे आपको एक रीजनिंग का अगेन क्वेश्चन, मैसेज का मतलब अगर डेजर्ट है, मतलब रेशियो में दिया हुआ था, तो रेनबो का मतलब क्या होगा। एक था भिक्षु का मतलब, इन्होंने कुछ साफ लिखा नहीं है, भिक्षुक का मतलब यहाँ भिक्षुक का दिया नहीं है। फिर अंधेरे के मतलब, अंधेरा का मतलब अगर भय है तो ऑनेस्टी का मतलब क्या होगा। एक था बैचलर का मतलब क्या होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम जनरल अवेयरनेस की तरफ, अगर आप बढ़ोगे तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो समुद्रगुप्त को। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, वेनस को। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, इन्होंने एनी बेसेंट करके आया है, बहुत लोग सरोजनी नायडू भी मार के आ रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग सरोजनी नायडू भी मार के आ रहे हैं। मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इन विच ईयर,
ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। इसरो हेडक्वार्टर कहाँ है? वो आपका बेंगलोर में है। फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, मतलब सीडीएस के जो पहले स्टाफ नियुक्त किए हैं वो कौन है? तो जनरल विपिन रावत हैं, सबको पता होगा। 2020 में ये नियुक्त किए गए हैं, नया पोस्ट बनाया गया है। वीना है जो नेशनल कैपिटल कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का। एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन था एक। हाँ, इन्होंने बीच में एक मैथ का क्वेश्चन यहाँ डाला। तो एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन था क्लास ए एंड बी के ऊपर समथिंग, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। कुछ एक दो बच्चों ने और एक आध क्वेश्चन शेयर किया है, तो उनसे मुझे पता है कि ए बी का रेशियो आपको इस तरह से दिया हुआ था कि ए के क्लास में अगर 65 स्टूडेंट हैं, बी के क्लास में अगर 60 स्टूडेंट हैं, तो ए के क्लास का अगर पासिंग मार्क्स का एवरेज अगर 55 है और बी के क्लास का पासिंग परसेंटेज 50 है, तो होल पासिंग परसेंटेज ए बी का कितना होगा? तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इस डेटे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास की जो स्ट्रेंथ है इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है। आपको क्लास ए की एवरेज दी हुई है, क्लास बी की एवरेज दी हुई है, आपको होल एवरेज पूछी है, तो सिंपली आपको 55 + 50 डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है, तो वो आपको आंसर आ जाएगा। मैथ में क्या होता है ना कि कई बार ऑप्शंस में आपको 0.2, 0.4, 0.1 से डिफ़र करेगा, तो जो आपको अप्रैक्स सबसे नज़दीक आंसर है, जैसे ऑप्शन में आपके पास अगर 55.2 है और आपका आंसर 55 आ रहा है, तो आप इसको मार सकते हो। हाँ, एक शर्त तो है कि बाकी सारे ऑप्शन इस वाले से काफ़ी दूर हों। अब ऐसा नहीं कि 5.2 भी ऑप्शन में है, 55.4 भी ऑप्शन में, तो इस तरह से आप नहीं मार सकते। जो बाकी ऑप्शन अगर दूर हैं और आपका जो कैलकुलेशन आया वो उसके काफ़ी नज़दीक है, अप्रॉक्स में आ रहा है, तो आप उसको मार सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन था, भारत आज़ाद हुआ तब वायसराय कौन थे? ठीक है, नृत्य शास्त्र किसने लिखा है? क्रिकेट में स्टंप के बीच में कितना अंतर होता है? जो दोनों तरफ बॉलिंग एंड और बैटिंग एंड की तरफ जो 3 स्टंप गड़े होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है? तो ये तो ऑलमोस्ट सभी लड़कों को पता होना चाहिए, लड़कियों को भी पता होना चाहिए। 22 यार्ड्स का डिफरेंस होता है। फिर बात आती है मैथ्स की। एवरेज रिलेटेड प्रश्न जो कि मैंने अभी बताया आपको, ए एंड बी। एक था 2% बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 16% होगा। ठीक है, 16% एक इंटरेस्ट दिया जाता है आपको 2 साल में, और 10,000 आपका पैसा हो जाता है 2 साल के अंदर। उसमें कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, तो फिर वो बताना था कि इस इंटरेस्ट के साथ इतने 2 साल के अंदर आपके पास कितने पैसे प्रॉफिट हो जाएंगे। एक था जब फ्यूल का जो खर्च, मतलब फ्यूल का जो प्राइस है, जैसे पेट्रोल का प्राइस हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है, उस हिसाब से जो हमारे इंक्रीज कर जाता है वो 25% से, और जो कार ओनर है उसका सैलरी नहीं बढ़ता है। ठीक है, आपका खर्चा बढ़ गया लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा, तो पेट्रोल का वो अपना खर्चा कितना कम करे कि पेट्रोल के खर्चे में उसको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, मतलब जितना वो पहले कर रहा था उतने में ही उसका काम चल जाए। ऐसा एक क्वेश्चन था। फिर अगेन एक HCF और LCM का क्वेश्चन था। 42 एंड 162 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई गेस इसका 6 होगा, 6। अगेन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। अगर जिन्होंने मेरा स्टोर कीपर का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा था, मैंने बगल में लिखा था कि मे बी नंबर्स आर नॉट करेक्ट, बट सेम क्वेश्चन आया है, रिपीट किया है ये क्वेश्चन स्टोर कीपर और स्टोर सुपरिटेंडेंट दोनों के पेपर में। तो जिन्होंने वहाँ सॉल्व किया होगा और जिनका पेपर सुपरिटेंडेंट में भी होगा, उन्हें ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, वो देखते उन्होंने आंसर 5 मार दिया होगा, क्योंकि आंसर 5 ही था। फिर एक क्वेश्चन आपको बहुत आसान था, A² - B², फिर A - B A+B यूज़ करके निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है जो अब भी है नीचे। देखो, जब LCM HCF 44 और 264 है, LCM आपको 44 दिया हुआ है, HCF आपको 264 दिया हुआ है, उसके एक नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसका क्वेश्चन 44 आता है। ठीक है, तो दूसरी नंबर कौन सी होगी? एक नंबर तो आपको बता दिया, एक नंबर तो बता दिया ना। अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो उसका जो क्वेश्चन है वो 44 आएगा, तो वो नंबर क्या हो गया? नंबर हो गया आपको 88। अब आपको बस चेक कर लेना है कि एक तो नंबर 88 है, दूसरा कौन सा नंबर होगा जिसका
शायद इन्होंने इंटरचेंज कर रखा है। एलसीएम जो दिया हुआ होगा वो आपको 264 होगा और एचसीएफ दिया हुआ होगा वो जो 44 होगा, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है कि 264 एंड 84 80 मतलब किस नंबर का, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इसका इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इजी था। ए बाई बी का वैल्यू आपको दे रखा है और ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी थी, ठीक। तो बहुत काफ़ी आसान है। ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 4 रख दो, सॉल्व कर लो। इनका आंसर भी सही है, 3/5 ही होगा। जनरल इंग्लिश से जो क्वेश्चन था वो है आपका, साइनोनिम 3 थे, शैम का, जेलस का, प्रोटेस्टेड का। इसमें ऑप्शन ऐसे ऐसे होंगे ना जिनको अगर इसका आंसर नहीं भी पता है वो थोड़ा सा अगर माइंड का यूज़ करेंगे तो वो सही आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आप ऑड वन पिक कर सकते थे। 3 था जो इसके बिल्कुल अपोजिट था, तो एक बचा हुआ ही आंसर होगा। एंटोनिम था एक, मियाग करके था एक, अनएक्सपेक्टेड था, और एक होगा कुछ, फिल इन द ब्लैंक्स थे। एग्ज़ाम डैश एट 10 AM क्लॉक, बिगिनस होना चाहिए। यू आर, ऐसे तो यहाँ पे नो भी होना चाहिए, यू आर नो अथॉरिटी टू, या फिर यू आर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, मे बी यहाँ पे परमिशन होना चाहिए। देखो फिर इन्होंने कहा था, वो थे क्वेश्चन आपको बाकी 4 सेक्शन के, बच गया अपना ट्रेड रिलेटेड। सबसे मेन तो अपना यही है। तो ट्रेड रिलेटेड में इन्होंने क्या कहा कि मैं ट्रेड रिलेटेड में टाइप करके भेजता हूँ, ठीक है, टाइप करके भेजता हूँ। नीचे इन्होंने टाइप करके भेजा भी है, तो आइए देखते हैं। यहाँ है आपको, इन वेयर हाउस होल्डिंग फीफो स्टैंड फॉर। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि भाई वेयर हाउसिंग होल्डिंग करके फीफो का पूछा है तो इसका कोई और होगा, तो वो उसमें ऑप्शन होंगे आपके फर्म इन फर्म आउट करके, फास्ट इन फास्ट आउट करके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हुए होंगे, बट सही आंसर जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा। स्टोर स्टॉक सबके अंदर इसका फीफो का मतलब एक ही होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, activities related to coordinating, controlling and planning inventory is classified as, सिंपल सा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सब कुछ जब इन्वेंट्री से रिलेटेड है, प्लानिंग भी इन्वेंट्री का हो रहा है, कंट्रोल भी इन्वेंट्री का हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग भी इन्वेंट्री का हो रहा है, ठीक है। तो किसका मैनेजमेंट होगा? इन्वेंट्री का ही होगा। ट्रू फॉल्स थे 4 से 5। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, एक क्वेश्चन था उसके 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है, ऐसे थे 7 से 8, ठीक है। देखो ये तो पैटर्न है एग्ज़ाम का, जब ट्रेड से वो 50 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूछेगा। 4-5 ट्रू फॉल्स पूछ लेता है, 7 से 8 स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेता है, जैसा कि स्टोर कीपर में भी पूछा था, ठीक। एफ एन एस एनालिसिस में एस स्टैंड फॉर, तो एफ होता है फास्ट मूविंग के लिए, एन होता है नॉर्मल, एंड एस होता है जो आपका स्लो मूविंग के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पीडीएफ पढ़ी होगी, जिन्होंने भी मुझसे पीडीएफ लिया है, उसमें ये सब कुछ बता रखा है। ABC एनालिसिस, VED, स्टोर कीपर में आपका पूछा था VED एनालिसिस से, उसमें E स्टैंड फॉर पूछा था। आज आपको पूछ लिया FNS से, तो FNS का S स्टैंड होता है स्लो मूविंग के लिए, VED का E स्टैंड होता है इसेंशियल के लिए, V वाइटल, D डिजरेबल, F फास्ट मूविंग, N नॉर्मल मूविंग एंड S स्लो मूविंग। अफेक्ट ऑफ लेदर प्रोडक्ट यूज्ड इन स्टोर, ऐसा क्वेश्चन होगा मे बी कि अगर आपको लेदर प्रोडक्ट रखना है स्टोर में तो आप उसके लिए बचाव के लिए क्या कर सकते हो, या उसे किस चीज़ से नुकसान है, ठीक है। एयर मॉइस्चर बोथ एंड नन ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शन थे। स्टोर में केमिकल पदार्थ खराब होने के कारण, केमिकल पदार्थ मतलब केमिकल, जैसे कोई सामान विथ केमिकल यूजेस रखी हुई हैं तो उसको आप कैसे बचाओगे, क्या उसे हीट से प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर से, मॉइस्चर से, इस तरह के क्वेश्चन थे। अगेन वुलन प्रोडक्ट अफेक्ट किससे करता है, आप उसे कैसे ख़राब होने से बचाओगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन LPG गैस सिलेंडर आए थे, क्या हमें करने चाहिए, प्रिकॉशन ले सकते हैं, यानी 3 ऑप्शन थे, आग से दूर रखें, स्मोकिंग अवॉइड, हर सेक्शन, पोस्टर लैंग्वेज, ऑल द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल द एबव होगा। एक था, अगर स्टोर में
चूहा घुस जाए स्टोर में, अगर चूहा घुस जाए तो उसको चूहा ना घुसे तो आप क्या करोगे? तो मे बी ऑप्शंस आपके पास ऐसे होंगे कि खाने का, अगर आप वहाँ कुछ खा रहे हो तो खाने का कोई टुकड़ा वुकड़ा वहाँ ना गिरे, आप ध्यान रखो। फिर चूहे पकड़ने की जो मशीन है या केज है आप वह वहाँ लगा के रखो। किसी तरह का जो होल हो रूम में, तो वो सब अवॉइड करो। इस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। आप लीफो ले लो, फीफो ले लो। फिर कल लीड टाइम से भी क्वेश्चन थे कि लीड टाइम किसे कहा जाता है। फिर सेफ्टी स्टॉक से क्वेश्चन था। एंड फिर आपको क्या सेफ्टी स्टॉक से था। फिर वो जो क्या बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक इन द मीन्स कि वो हो गया कि आपके पास एक हाई लेवल स्टॉक होता है, एक मिनिमम लेवल पे आता है। तो जो हाई लेवल से ख़त्म होते होते जो मिनिमम लेवल पे आता है उसके नीचे एक सेफ्टी स्टॉक होता है, ताकि जितने समय में हमारे पास नया सामान अवेलेबल होने में टाइम लगे उतने समय तक वो सेफ्टी स्टॉक से सामान का काम चल सके, मतलब काम ना रुके। ठीक है। एक स्क्रैप से था, स्क्रैप इन्वेंट्री से कूड़ेदान, वो जो कूड़ा कचरा जो हो जाता है वो। और ट्रू फॉल्स तो बहुत सारे थे ही, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। लीड टाइम से हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरह करके आपको 50 क्वेश्चन हो जाता है। तो जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो तो जो भी हल्का सा सोच के या फिर जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो काफ़ी हो जाएंगे। बस कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रहे होंगे जिनमें आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत काफ़ी पड़ी होगी, और वही 7-8 क्वेश्चन डिफरेंस पैदा करेगा आपके सिलेक्शन में। ठीक है। अब जो है 50 क्वेश्चन इन्होंने कहा 50 क्वेश्चन थे ट्रेड रिलेटेड। एक बार किसी से कंफर्म करके डालना, किसी ने एग्जाम एनालिसिस सेंड किया हो तो मैं कंफर्म हूँ, तो मैंने इनको ओके कर दिया। बट मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन आए थे। अवेयरनेस से फिर इन्होंने 2 क्वेश्चन और बताया। एक था AD 738 मध्य अरबी को किसने हराया था। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किसके थ्रू अपॉइंट होता है, तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। फिर मैंने इनसे पूछा तुम्हारा कितना सही है। इन्होंने कहा ट्रेड का कुछ कह नहीं सकते, रीजनिंग मैथ अवेयरनेस इंग्लिश ये सेक्शन अच्छे गए मेरे। हम पूछे ट्रेड नहीं पढ़े थे, उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं पढ़ा था, एक्चुअली मेरे को नॉलेज थी उसकी, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा था फाइल इन्फो और समथिंग। एक्चुअली मैंने कल ही आपका चैनल देखा यूट्यूब से, पेपर टाइम। तो इन्होंने मेरा चैनल यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड्स कर रखे हैं, तो इन्होंने अनफॉर्चुनेट पहले नहीं देखा, कल देखा। और इनका पेपर टाइम जैसा कि इन्होंने बताया 2 से 4 था। ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन्होंने कहा कि और था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था मार्बल के पास। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है। एक बंदे ने और बताया मुझे कि आपके पास 14 मार्बल आप हार चुके हो, मतलब वो कांच की गोलियां होती हैं ना खेलने वाली छोटी छोटी, तो 14 आप हार चुके हो, 6 आपके पास अभी बचे, तो कुल आपके पास कितने थे। ठीक है। जैसा कि इन्होंने कहा पेपर इजी था, सिर्फ ट्रेड के क्वेश्चन लॉजिकल आंसर करने थे। ठीक है। मैंने इनसे कहा आफ्टर रिजल्ट बताना हुआ या नहीं, इन्होंने कहा यस यस। उनका ऐसा इन्होंने कहा कि उनका मैसेज आता है व्हाट्सअप पे आपका हुआ है या नहीं। मैंने इनसे पूछा कि आपको कोई अनुमान है कि आपने कितना स्कोर आपका आ सकता है, तो इन्होंने कहा कि अबव 70 आई गेस। ठीक है। इन्होंने गेस किया कि उसका उनका 70 के ऊपर मतलब नंबर आ सकती हैं। इन्होंने ऐसा भी कहा कि एक्चुअली मेरा ये पहला एग्ज़ाम था, मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और इन्होंने फिर वो कहा कि 4 से 5 मैंने अनअटेम्प्ट किए हैं, तो ये इनसे थोड़ी गलती हो गई। चलो ठीक है। इन्होंने आगे बताया कि जैसा कि आप देख लो फिर क्या बातें हुई वो फिर आगे इन्होंने बताया। क्या है ना कि इन्होंने अनअटेम्प्ट किए, इसका कारण इन्होंने कहा कि मुझे कन्फ्यूजन थे थोड़े और मैं करना चाह रहा था बट नहीं कर पाया। बट जहाँ की नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं था, तो इनको एज अ गेस भी अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। मे बी 1-2 सही भी हो सकते थे। ठीक है। यस। इन्होंने कहा फिर 7 से 8 वैकेंसी हैं, कंपटीशन बहुत ही टफ थी, यानी 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट पूरे मिला के 5,000 स्टूडेंट्स रहे होंगे। सोचो 8 सीट है हमारे पास और 5,000 स्टूडेंट, और कुछ लोग एक्स सर्विस मैन थे, एक्सपीरियंस पर्सन भी आए थे और एयरफोर्स के एक्स मैन भी आए थे। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा यस नो नेगेटिव मार्किंग, मैं सॉल्व करके आने वाला था बट कंफ्यूज था इसलिए नहीं अटेम्प्ट किया। इनके साथ एक प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने ओबीसी में फॉर्म भरा था और यूआर में इनका
एडमिट कार्ड आ गया, सो इन्होंने यूआर में ही पेपर दे दिया। आप अगर ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में हो तो आप यूआर से भर के एग्ज़ाम दे सकते हो, बट अगर आप यूआर से हो तो आप अदर किसी कैटेगरी से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। हालांकि जो लोग ये देना चाहें तो इनको तो पता है, बट मैं बाकियों के लिए बता दूं कि यूआर की कट ऑफ बाकियों से हाई जाती है, बाकी सबका नीचे रहता है। फिर यही सब बात था। फिर उन्होंने ये बताया, ठीक है। तो ये था आपको रिव्यू। तो कमेंट बॉक्स में आप इनका नाम से इनके थैंक यू ज़रूर कहें, ताकि जिनका भी पेपर आने वाला है उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगा इस वीडियो से। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, आप पढ़ के जाओ। ट्रेड रिलेटेड टॉपिक्स अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, क्योंकि जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये तो सब करके आते हैं, जो नहीं करके आते हैं वो होता है ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन। तो ट्रेड रिलेटेड अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे तो वैकेंसी कम है, कंपटीशन टफ है, बट देयर इज़ अ चांस। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना। क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, देख लो। क्वेश्चन है आपको GO इज इक्वल टू 32 है एंड SHE इज इक्वल टू 49 है। तो आपको SOME सम का वैल्यू बताना है, ठीक है। और ऑप्शंस हैं आपके पास 52, 56, 62 एंड 64। ये आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो, GO का वैल्यू 32, SHE का वैल्यू 49, तो SOME सम का वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 52, 56, 62, 64। You tell what is the answer and how you get this. Okay.